जी यहाँ पे हमारा जो मैंने बात की थी, तो अब ये बात समझ में आ रही है कि जब आप सर्च करेंगे तो नोट्स बनाने हैं आपने, और फिर डेटाबेस का ट्रैक भी अपने पास रखना है। यूजुअली फिर आप उसको फॉलो करते रहते हैं कि अगर इधर आपके काम की से फॉर एग्जांपल किसी एक डेटाबेस के ऊपर आपके काम की चीज मिल रही है, तो फिर आप उसको फॉलो करते रहेंगे कि फिर नया क्या आया इधर, तो वो भी हो सकता है कि आपके काम का निकल के आ जाए। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आप जो है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर करने के बाद उसका एक रिजल्ट की डिटेल बनाते हैं कि भाई ये निकल के आया है, इससे जो है मेरे जो जो क्वेश्चन है उसको कितनी हेल्प मिल रही है, और क्या अब मैं अपने जो इस क्वेश्चन को कैरी आउट कर सकता हूँ या क्वेश्चन में कुछ रद्द बदल करने की जरूरत है। क्योंकि आपको लिटरेचर सर्वे से ही पता चलेगा कि जो आपके दिमाग में सवाल था वो आंसर अगर पहले ही हो चुका है और आपको 4-5 आर्टिकल्स ऐसे मिल गए हैं जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो चुका, तो जाहिर सी बात है आपको अपने सवाल के अंदर कुछ रद्द बदल करनी पड़ेगी ताकि फिर आपका जो सवाल है वो किसी वर्थ का रहे। ठीक है जी। और फिर उसके बाद उसी को देखते हुए फिर आप जो है ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे अगर तो जरूरत महसूस कर रहे हैं तो। ठीक है जी। आगे चलते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी जो रेफरेंसेस हैं वो प्राइमरी सोर्सेस, आपका जो लिटरेचर आपने या जो रेफरेंस आपने उठाया है वो प्राइमरी सोर्स रेफरेंस कहला रहा है या सेकेंडरी सोर्स रेफरेंस कहला रहा है। अच्छा, जो भी रिपोर्ट है, से फॉर एग्जांपल मैंने एक रिसर्च की है, मैंने वो रिसर्च या तो जर्नल में पब्लिश करा दी, या मैंने उठा के जो है उसकी कोई मैंने अपना थीसिस डिफेंस कर लिया, या मैंने जो है वो क्या कहना चाहिए किसी कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में अपना आर्टिकल पढ़ा, या उसकी कोई पोस्टर प्रेजेंटेशन दी। ठीक है जी। अब ये क्या है, मेरा काम, मैंने दिया ये सारा जो डिटेल्स है वो सारी मेरी तरफ से है। ठीक है जी। तो जो ये जो इंफॉर्मेशन है या ये जो कुछ भी जो इंफॉर्मेशन मैंने डिसेमिनेट की है सामने की तरफ, जो डिसेमिनेशन की है वो, जो सामने वाला जब उस रेफरेंस को इस्तेमाल करेगा तो वो प्राइमरी सोर्स रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करेगा, क्योंकि रिपोर्ट वो डॉक्यूमेंट कर रहा है जिसने काम किया है। ये बात समझ में आई कि जो काम कर रहा है, जो प्राइमरी रिसर्चर है, उसने अगर रिपोर्ट सबमिट की है तो वो जो सबमिटेड रिपोर्ट है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लिटरेचर या प्राइमरी सोर्स ऑफ रेफरेंस कहलाएगी। क्लियर है ये बात? यस जी मैम। ठीक है। अब दूसरा जो जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने नोट किया होगा कि जर्नल्स में रिव्यू आर्टिकल्स भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है। अच्छा, उन रिव्यू आर्टिकल्स का क्या चल रहा होता है कि वो जो है वो एक 100-150 आर्टिकल्स उठाते हैं, उनको पढ़ते हैं, और उनको पढ़ के उस तमाम जो इंफॉर्मेशन जो एक टॉपिक से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन होती है उसको सीक्वेंशियली गैदर करते हैं, और सीक्वेंशियली गैदर करने के बाद उसका एक आर्टिकल बना देते हैं जो कि रिव्यू आर्टिकल भी कहला सकता है, मेटा एनालिसिस भी कहला सकता है। ठीक है। तो उस जो रिव्यू आर्टिकल के अंदर क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल रिव्यू आर्टिकल से जो इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास वो क्या है कि जिसने रिपोर्ट किया था उसको साइट किया गया है, और नया बंदा जो है उसने उन तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया। अब ये जो 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 सोर्स बन रहा है लिटरेचर का या रेफरेंस का जो सोर्स बन रहा है ये सेकेंडरी सोर्स बन रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो उस बंदे की नहीं है जिसने काम किया। एक जैसे बहुत सारे कामों को एक जगह जमा करके उनसे एक समरी निकाली जाए वो सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। ठीक है जी। आपने नोट किया होगा आपकी जो बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स हैं फार्माकोलॉजी की, और ये वो सारी जब अंडर ग्रेजुएट कर रहे होंगे आप, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें आपने नोट किया होगा कि एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर लिखा हुआ होता है फर्दर रीडिंग, और उसके साथ एक ढेर सारी लंबी सारी लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स के रेफरेंसेस दिए हुए होते हैं। नोट किए ये बात? किसी ने नोट किए ये बात? बुक के एंड पे फर्दर रीडिंग का एक ऑप्शन आ रहा होता है, बुक के एंड पे नहीं, हर चैप्टर के एंड पे जितनी बड़ी बुक्स होती हैं, गार्टन हो गया, फार्माकोलॉजी की कोई भी बुक हो गई, मतलब जितनी भी बुक्स है ना जो मेडिकल, मैं तो अपनी जाहिर सी बात है मेडिकल के हवाले से ही बात करूंगी, लेकिन
मेरा नहीं ख्याल कि बाकी जगह पे जैसे फाइनेंसेस वगैरह हो गई या बाकी जो बुक्स है उसमें भी फर्दर रीडिंग का सेक्शन तो होता होगा। चैप्टर एंड होता है, चैप्टर एंड के बाद जो एक फर्दर रीडिंग का सेगमेंट होता है, और उसके अंदर सारे जो जितनी भी उस चैप्टर में जितने भी रेफरेंसेस इस्तेमाल किए गए होते हैं वो सारे के सारे मेंशन हुए हुए होते हैं। ठीक है, जी तो मैम, रेफरेंसेस होते हैं ना। ठीक है, तो अब वो जो इंफॉर्मेशन है, अब वो क्या हो गई, वो सेकेंडरी सोर्स हो गई, क्योंकि उस आर्टिकल से देख के इन्होंने एक जगह पे समरी में टेक्स्ट बुक में डाल दी है ये बात। अब से फॉर एग्जांपल एक दफा मुझे ये हुआ कि मैं किताब पढ़ रही थी और वो जो मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट वहां पे दिया हुआ था वो मुझे और कहीं मिला नहीं था। अब वो जब मुझे बुक में मिला तो मैंने कहा इसको मैं कहाँ से ढूंढूं करके, तो मैंने उसी के जो रेफरेंसेस थे उनको ढूंढना शुरू किया। अच्छा, बुक में मसला क्या होता है कि बुक में जो है वो रेफरेंसेस को नंबर नहीं किया हुआ होता है, जैसे हम थीसिस में या अपने उसमें नंबर कर देते हैं कि जी फलाना पोर्शन हमने इधर से उठाया, फलाना पोर्शन हमने इधर से उठाया, तो बुक्स में ऐसा नहीं हो रहा होता। तो उस पूरी लिस्ट से गो थ्रू करने के बाद मुझे लगा कि जी ये जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो लिखी हुई थी, जो मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वो इन 2-3 रेफरेंसेस में हो सकती है। तो वो 2-3 रेफरेंसेस मैंने इंटरनेट पे सर्च किए, फिर वाकई उनमें से एक आर्टिकल जो था उसमें मेरे मतलब की इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो आपको जो फर्दर रीडिंग के लिए ना एक सोर्स मिल जाता है सेकेंडरी सोर्स से। आपने एक रिव्यू आर्टिकल पकड़ा, उस रिव्यू आर्टिकल को पढ़ लिया, उसमें जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो उठाई, और उसके बाद जहां जहां जो भी आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लग रही है जिसको आप फर्दर मजीद पढ़ना चाह रहे हैं, तो वो जो रेफरेंस जो उन्होंने उठाया है उस रेफरेंस को जो ओरिजिनल प्राइमरी सोर्स है उसको वहां से जाके पढ़ लीजिए। वहां से जाके आपको रेफरेंस मिल जाएगा, उसको आप दोबारा से सर्च करें, ओरिजिनल आर्टिकल निकल के आ जाएगा, उसको आप सर्च कर लें। उससे भी जो है ना वो फिर आपकी जो 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 रीडिंग स्किल्स है वो फर्दर स्ट्रेंथन होती चली जाती है, और जो लिटरेचर सर्च का जो मैकेनिज्म है वो और ज्यादा निखर जाता है और ज्यादा बेहतर हो जाता है। To start the review, reviews, secondary source could be taken into account, but it cannot be a replacement of primary source. अच्छा, ये अगेन वही वाली बात है कि आप शुरू में वही वाली बात कि आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने कोई एक रिव्यू आर्टिकल उठा लिया, टॉपिक से रिलेटेड मिल गया, उसको पढ़ लिया, चीजें समझ में आ गई, अब आपको समझ में आ गया है कि जी यहाँ से इस तरह करना है, तो अगेन अब आप उसमें से प्राइमरी इंफॉर्मेशन उठा लीजिए, या उससे रिलेटेड फिर प्राइमरी आर्टिकल ढूंढने शुरू करिए, प्राइमरी इंफॉर्मेशन ढूंढनी शुरू करें तो वो मिल के आ जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो आपकी काम की ना हो, इरेलीवेंट होंगी, इनसफिशिएंट होंगी, कहीं कहीं पे अपनी थ्योरी कंप्लीट करने के लिए कहीं कहीं बायस भी इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है जी, तो अपनी यानी अपनी जो ख्वाहिश के मुताबिक इंफॉर्मेशन को मिक्स करना, मिंगल कर देना, ये भी हो जाता है कभी कभी। तो रिव्यू आर्टिकल्स में जैसे इस तरह की चीजें कभी कभार पाई जाती हैं, तो इन चीज से अवॉइड करने का जो बेहतरीन तरीका है वो क्या है कि आप जो है वो प्राइमरी सोर्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करें ज्यादा। ठीक है, और क्योंकि वो किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश हुआ होगा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें फिर आपने ये चीज नोट करनी कि जर्नल की क्वालिटी कौन सी है। जर्नल रेफरीड होना चाहिए और पीयर रिव्यूड होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसका मतलब है कि वो जर्नल बेकार है। अब मुझे जरा ये बताइए कि रेफरीड और पीयर रिव्यूड का क्या मतलब है भाई? मैम, पीयर रिव्यूड आई थिंक कि हमारा एक एडिटोरियल बोर्ड होता है हर किसी जर्नल का अपना, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका मतलब पीएचडीज होते हैं, उनका यही काम होता है कि वो पूरे जो भी आर्टिकल उनको सबमिट करने होते हैं वो उनका पहले पूरे जो है ना सिस्टमिकली एनालिसिस करते हैं। अगर उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं तो वो फिर पब्लिश नहीं होता, वो फिर बेक आ जाता है आपके पास। तो वो इसको थॉरोली जो है ना आर्टिकल्स को रीड आउट करते हैं और फिर उनको अप्रूव करते हैं। तो ये एक पूरा पैनल होता है स्कॉलरली पीपल्स का, जो कि पूरे आर्टिकल्स को जो है ना वो रीड आउट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको पब्लिश करवाते हैं अपने जर्नल्स में। और इनको जो है ना फिर इनकी पेमेंट्स वगैरह भी इस तरह से कुछ होती हैं। मैम, अदर टर्म का इतना नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बोला, पीयर रिव्यूड का यही मतलब है कि पीयर का मतलब होता है कि आसपास के लोगों से उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं। आमतौर पे होता ये है कि जर्नल्स जो होते हैं उनमें जैसे आपने बताया एडिटोरियल बोर्ड होता है, और उसमें क्या किया जाता है कि जो रिलेटेड फील्ड का अगर जर्नल है, फॉर एग्जांपल हेल्थ साइंसेस का जर्नल है, तो उसमें फॉर एग्जांपल कराची बेस्ड जर्नल है तो उसमें पूरे पाकिस्तान से भी लोगों को लिया जाएगा जो एडिटोरियल बोर्ड में होंगे, और मुल्क से बाहर भी जो लोग होंगे कुछ
उनको भी जो रिनोन्ड स्कॉलर्स होंगे अपनी फील्ड के, उनको भी फिर जो है वो एडिटोरियल बोर्ड में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से एक बड़ा हैवी सा एडिटोरियल बोर्ड बन जाता है। ठीक है जी। वो क्वालिटी चेक करते हैं कि आर्टिकल सही है या नहीं है, अप टू द मार्क है या नहीं है, जर्नल की जो क्वालिटी हमने ये जो स्ट्रेंथ बनाई है उसके मुताबिक है कि नहीं है। ये चीज हो गई। रेफरीड का मतलब क्या है कि एक पैनल ऑफ रिव्यूअर्स भी, इन एडिशन टू एडिटोरियल बोर्ड, एक पैनल ऑफ रिव्यूअर्स होता है, उनके पास फिर वो उस आर्टिकल को भेजा जाता है और वो फिर उसको कंफर्म करते हैं पढ़ के कि इसमें कोई गलती है या नहीं है, either it is accepted to be published or not, या उसको चेंजेस करनी है, या बिल्कुल ही बेकार कंडम माले उसको पब्लिश किया ही नहीं जा सकता। तो ये 2-3 तरह के डिसीजंस होते हैं जो कि रेफरीज को लेने होते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज रेफरीड। जर्नल का एडिटोरियल बोर्ड मजबूत होना जरूरी है, उसका पीयर रिव्यूड होना जरूरी है और उसका रेफरीड होना भी जरूरी है। 2 अननोन रेफरीज होंगे, यानी आपको नहीं पता होगा कि आपका आर्टिकल जो है वो किसके पास गया रिव्यू होने के लिए। ठीक है। वो जो फिर गलतियां निकाल के भेजेंगे, आपने वो गलतियां ठीक करनी है। वो गलतियां ठीक हो जाती हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल भेजा है, मेरा आर्टिकल गया, उसमें कुछ गलतियां निकली, वो मुझे बोला जाएगा कि जी आप ये गलतियां ठीक कर लें। अगर तो गलतियां ठीक कर लें, इसका मतलब है कि पब्लिकेशन के चांसेस हैं। या अगर मैंने बहुत ही अच्छा आर्टिकल आउटस्टैंडिंग लिख दिया तो वो ऐसे ही बोल देंगे कि जी एक्सेप्ट हो गया, इसको थोड़ा सा ये कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जी वो कहते हैं कि नहीं, इसमें मेजर गलतियां हैं, आप इसको दोबारा से रीराइट करके दीजिए। ये है तो फिर भी चांस है कि जी आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। लेकिन थर्ड तरीका क्या है कि जी वी आर सॉरी, वी कैन नॉट पब्लिश योर आर्टिकल। अच्छा, उसमें वो ये कभी भी नहीं बोलते हैं कि जी आपका काम जो है वो सब स्टैंडर्ड है या नहीं है, वो ये सीधे सीधे बोलते हैं हमारे जो जर्नल के स्कोप के अंदर नहीं आ रहा, कहानी खत्म। ठीक है जी। इस तरह से जो है वो, लेकिन आमतौर पर हो ही रहा होता है कि वो स्कोप का इतना मसला नहीं होता है जितना पीयर्स की रिकमेंडेशन नहीं होती है या रेफरीज की रिकमेंडेशन नहीं होती है कि आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा। तो इस तरह के जो जर्नल्स होते हैं जो अच्छा खासा सफिशिएंट टाइम भी लेते हैं लेकिन क्वालिटी वर्क पब्लिश कर रहे होते हैं, तो इस तरह की जो जर्नल्स हैं, रिनोन जर्नल्स हैं, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना जो है वो आपकी जो लिटरेचर है उसको, लिटरेचर सर्वे को ऑथेंटिक बना रहा होता है। अच्छा जी। यहाँ पे एक और चीज है कि जी मैनी रिसर्चर्स टेंड टू डू अ लिटरेचर सर्च टेकिंग इनटू अकाउंट पब्लिश्ड लिटरेचर। जर्नल्स और बुक को ही दिमाग में रखते हुए जो है वो लिटरेचर कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अदर सोर्सेज भी इनवैल्यूएबल नहीं होते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको अदर सोर्सेज से भी मिल रही होती है। लाइक बहुत दफा ये होता है कि आपको किसी भी फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाहिए कि प्लांट है उसके मुतालिक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है या जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको किसी किताब में नहीं मिल रही होती और ना ही आपको किसी जर्नल में मिल रही होती है, वो किसी एक सिंपल सी वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिल रही होती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर तो जर्नल हो गया या बुक हो गई, उसके अलावा बाकी के सोर्सेज बेकार नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसाइक्लोपीडिया है, डिक्शनरी है, बहुत सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां से भी मिल जाती है। तो वो भी जो अदर सोर्सेज हैं उनको भी अकाउंट में रखना जरूरी है। फिर इसके अलावा आपके पास बहुत जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से आपको ढेर सारा रिसर्च मटेरियल मिल सकता है और आपको अच्छे खासे रिसर्च क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, बहुत सारे लोग बिल्कुल अनयूजुअल सा काम कर रहे होते हैं। आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं या उनके जो एब्स्ट्रैक्ट बुक्स या जो प्रोसीडिंग्स पढ़ते हैं, तो वहां से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और उसको भी आप फिर अपने उसमें डाल सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे ऑनगोइंग रिसर्च। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स आ रही होती हैं वो यूजुअली ऑनगोइंग काम हो रहा होता है जो कि अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो दरमियान में से अपना आधा काम उठा के वो शो कर रहे होते हैं। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, उससे भी आपको बहुत सारे आइडियाज भी मिल जाएंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। इसके अलावा थीसिस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है थीसिस, कि आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है आप वहां से भी गैदर कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक जगह बताऊंगी, पूरा रिसोर्स, वहां से आप ढेर सारे थीसिस डाउनलोड कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड
और वहां उनको भी फिर आप पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको मेंशन किया हुआ है, लाइक clinicaltrials.gov। क्लिनिकल ट्रायल्स जितने भी पूरी दुनिया में हो रहे हैं, अगर तो वो रजिस्टर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हैं तो वो इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको ये भी चाहिए होता है कि जी रिसेंटली इसके ऊपर क्या काम हो रहा है, कोई ड्रग हो गई, कोई डिजीज हो गई, तो उसके ऊपर आप ये सोच रहे होते हैं कि जी फलाना जो भी टॉपिक है उसके ऊपर अभी क्या काम, आजकल क्या काम चल रहा है। तो उसके लिए आप जो है clinicaltrials.gov के ऊपर जा सकते हैं और वहां पे अपने पसंद का कोई भी टॉपिक है वो डाल के, और इससे रिलेटेड जो बिल्कुल जो ताजी ताजी इंफॉर्मेशन है, यानी अभी काम चल रहा है, ये लिटरेचर अभी पब्लिश नहीं हुआ, कहीं हो भी नहीं सकता क्योंकि इस पे काम अभी चल रहा है, इवन उस पर वो डेट भी दी हुई होती है कि उसकी जो टेंटेटिव एंडिंग डेट है वो क्या है एक्सपेरिमेंट्स की, वो तक डिटेल्स मिल रही होती हैं इधर। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इधर से आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ट्रिप डेटाबेस जो है वो क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन है, वो मिल रही होती है यहाँ से। ओपन ग्रे लिटरेचर है, ये भी मेडिसिन से रिलेटेड है। मोबिलस, SESAE मोबिलस जो है वो टेक्निकल पेपर्स होते हैं मोबिलिटी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यानी जितनी भी आपकी जो कार्स या मोबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके हवाले से आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे होते हैं। पाइस इंडेक्स जो है वो पब्लिक डिबेट के हवाले से जो डेटाबेस है वो मेंटेन करता है। वर्चुअल हेल्थ लाइब्रेरी है, साउथ अमेरिका की वेबसाइट है ये। हेल्थ रिसर्च के हवाले से यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। मैथ, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और दीगर फील्ड्स जो हैं उनके हवाले से आपको आरजेड जो है ये वेबसाइट है यहाँ पे मिल जाती है। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इस पे ये कुछ जो वेबसाइट्स हैं ये मैंने खोल के रखी हुई हैं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट ठहरिएगा सर। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो ये clinicaltrials.gov नजर आ रहा है आप लोगों को? जी मैम, नजर आ रहा है। ठीक है जी, ये यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट है, और इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसए का कौन सा इदारा है जो मेडिसिन को अप्रूवल देता है? FDA। एफडीए से अप्रूवल के लिए जितने ट्रायल्स हो रहे होते हैं वो एफडीए में जाते हैं। मतलब एफडीए से अगर ड्रग अप्रूव हो गई या एफडीए से अप्रूवल के लिए जब आपने अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल करना है तो उस ट्रायल को, ऑथेंटिक ट्रायल को आपको clinicaltrials.gov पे रजिस्टर कराना पड़ता है। ये जो रजिस्ट्रेशन होती है ये मुझे नहीं पता इसके हवाले से, क्योंकि डिटेल्स अभी हमने कभी देखी नहीं है कि इसमें क्या क्या होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये जो अगर आर्टिकल clinicaltrials.gov के रजिस्टर्ड नंबर के साथ है तो ये आप दुनिया के किसी भी जर्नल में पब्लिश करा सकते हैं। ये इतना ऑथेंटिक है, मतलब आपका जो काम है ये वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अगर अब उससे अप टू द मार्क नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंट एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप यहाँ पे कोई सी भी जो अच्छा यहाँ पे अगर आप ये देखें, फाइंड अ स्टडी रिक्रूटिंग एंड नॉट येट रिक्रूटिंग स्टडीज या ऑल स्टडीज। अच्छा, यहाँ पे रिक्रूटिंग का मतलब क्या है कि वो स्टडीज जहाँ पे वॉलंटियर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। यहाँ पे वॉलंटियर्स जो है वो कौन हो सकते हैं? डिजीज भी हो सकते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ट्रायल दैट्स टेकिंग प्लेस। ठीक है, ये क्लिनिकल ट्रायल्स आपको पता है ना, फेज 1 से लेके फेज 4 तक के जो ट्रायल्स होते हैं ये उनके हवाले से बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है कुछ स्टडीज होती हैं
जिनमें रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है, स्टडी ऑनगोइंग होती है। तो अब नॉन रिक्रूटिंग स्टडीज का मतलब ये है कि वो स्टडीज जिनमें रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वो अब ऑल स्टडीज को अगर हमने क्लिक किया तो इसका मतलब ये कि रिक्रूटिंग नॉन रिक्रूटिंग सारी आ जाएंगी। कोई एक टॉपिक बताएं, इसको सर्च करके देख लेते हैं। मैम डायबिटीज ही सर्च कर लें। चले, डायबिटीज पे असल में बहुत कुछ होता है। यस मैम। डायबिटीज की क्या चेक करें? टाइप 2 ही चेक कर लें। डायबिटीज टाइप 2, ठीक है जी। कहाँ पे सर्च करें? पाकिस्तान में? यस मैम। पाकिस्तान में चेक करते हैं। दो ही चीजें डाल रहे हैं, एडवांस सर्च में बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन हमें भी दो चीजें डाल रहे हैं। सर्च किया है इसको। पाकिस्तान में 24 स्टडीज टाइप 2 डायबिटीज पर हैं, जो कि वो हुई हैं, रजिस्टर हुई हैं। ठीक है जी। पहली जो स्टडी है, ग्लाइसीमिक रिस्पॉन्स टू मोमोर्डिका चेरेंशिया इन टाइप 2 डायबिटीज। मोमोर्डिया चेरेंशिया क्या होता है भाई? आई थिंक ये कोई प्लांट होगा। प्लांट है। करेला। करेला। ओ अच्छा। ओके। ठीक है जी। ये करेले के ऊपर बात हो रही है कि जी करेले का रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं डायबिटीज पे कि क्या रिस्पॉन्स है। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर पंजाब में ये हुई थी स्टडी। ठीक है, मोमोडिया चेरेंशिया लिया था और साथ में स्टार्च पाउडर को कंपेयर किया था, लेकिन ये स्टडी विथड्रॉ कर ली गई है, यानी ये कंप्लीट नहीं हुई है और ये विथड्रॉ हो गई है। ठीक है जी। दूसरी क्या है? एक्सरगेमिंग वर्सेस एरोबिक, अच्छा एक्सरगेमिंग वर्सेस एरोबिक एक्सरसाइजेज ऑन माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। टाइप 2 डायबिटीज की कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट चेक की थी इन्होंने। यहाँ पे रिफा यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में ये हुई थी और काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। अब ये यहाँ तक नहीं है, अगर आप इसको फर्दर चेक करना चाहें तो आप इसको क्लिक करें कि क्या किया था इन्होंने, तो इसके लिए यहाँ पे डिटेल्स मौजूद है, जो कि नहीं है, खत्म हो चुकी है। इन्होंने सारी डिटेल्स जो है वो अपनी विड्रॉ नहीं है। ठीक है जी। अब इसको अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पूरी डिटेल गिवन है कि स्टडी की डिस्क्रिप्शन क्या थी, ब्रीफ समरी है। अच्छा, ये अक्टूबर कंप्लीट हो चुकी है और 15 अक्टूबर 2019 को ये कंप्लीट हो गई थी स्टडी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक डेट और भी दी हुई होती है जिसमें बेसिकली वो दिया हुआ होता है कि स्टडी स्टार्ट कब डेट पर हुई, तो वो इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये जो नंबर है ना, NCT 04127448, ये बेसिकली clinicaltrial.gov का आइडेंटिफाई नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसकी बेस पर वो जो आर्टिकल है वो कहीं पे भी पब्लिश हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली देखिए, अब यहाँ पे ये अगस्त 1 2017 में ये शुरू हुई थी। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया था इन्होंने, 33 पार्टिसिपेंट्स लिए थे, इंटरवेंशनल स्टडी थी। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के लिए इन्होंने एरोबिक एक्सरसाइज ली थी और एक्सरगेमिंग ट्रेनिंग ग्रुप लिया था। ठीक है जी। और आगे चलें तो उसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसमें काफी सारी चीजें गिवन है। समझ में आ रही है बात? तो ये अगर फॉर एग्जांपल आप चाहो तो इस तरह की भी चीजें। अच्छा, अब उसमें यहाँ पे ये जरूर बता रहे होते हैं कि जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पेशेंट की एज क्या होनी चाहिए, सेक्स क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अपनी स्टडी प्लान करते हुए अगर आप जो है वो clinicaltrial.gov इससे एक दो आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो वो है इंक्लूडिंग क्राइटेरिया एक्सक्लूडिंग क्राइटेरिया क्या है, वो आप चेक कर सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं जो रेफरेंस के तौर पे दिए हैं वो ये सारे भी यहाँ पे मेंशन हुए हैं कि अगर आप इसी टॉपिक के हवाले से और लोगों ने क्या क्या काम किया है वो देखना चाहें तो ये रेफरेंस लिस्ट पूरी मौजूद है यहाँ पे। आप इनमें से कोई सा भी आर्टिकल उठा के जो है वो पढ़ सकते हैं और मजीद इस टॉपिक के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो आप इनको देख सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी फर्दर डिटेल्स मालूम करना चाह रहे हैं तो इधर यहाँ पे जिन लोगों ने ये काम किया होगा उनकी डिटेल्स गिवन होती है, तो आप उनसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके डिटेल्स मालूम कर सकते हैं कि जी आपने ये काम क्या किया था, हम
एज अ स्टूडेंट्स आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं गिवन होती है जो मुझे भी नजर नहीं आ रही है। यहाँ तो नहीं मिल रही, लेकिन अगर आप इसको आराम से सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको और काफी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है ये जी बात? मैम। ठीक जी है, यस मैम। तो मैम। आप इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को अगर सर्च करना चाहें तो इस पे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्दर और क्या हो रहा है। अच्छा जी, इनरोलिंग बाय इनविटेशन, ये अभी स्टडी शुरू होने वाली है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हो रही है। मेट्रोनिडाजोल होगी अभी। पेरियोडोंटाइटिस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को जो है वो दांतों के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके हवाले से इनको वो चेक करना चाह रहे हैं कि मेट्रोनिडाजोल और स्केलिंग का जो प्रोसीजर है उनको आपस में कंपेयर करेंगे। और जो है तीसरा है कि ओरल हाइजीन की इंस्ट्रक्शंस देके देखेंगे कि पेशेंट को किस चीज से ज्यादा आराम आ रहा है और उनकी जो पेरियोडोंटाइटिस की जो कंडीशन है वो ठीक हो रही है नहीं हो रही। ये अभी इनरोलमेंट चल रही है, इसमें ये काम हो रहा है अभी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फिर टेकिंग आउट ऑल टीथ एंड रिप्लेसिंग देम विद डेंचर that rest on implants in people with type 2 diabetes, ये काम लाहौर में हो रहा है, कंप्लीट हो चुका है। कि यानी पहले जो है, जैसे अब हमने सुना है ना कि जो डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके दांतों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो उनके सारे दांत हिल जाते हैं। तो ये उसका ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं कि जी पहले सारे दांत उतार देंगे और उसके बाद नए दांत लगा दिए जाएंगे सारे के सारे इम्प्लांट के थ्रू, और उसको फिर देखेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स आया, वो चेक किया होगा इन्होंने। ठीक है जी। अब इस तरह की जो डिफरेंट चीजें हैं वो आप इसमें से सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं इसमें। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई? clinicaltrials.gov समझ में आ गया कैसे इस्तेमाल होता है? ठीक है जी। जी यस मैम। मैम। इसके बाद फिर आप देखें, ये है आपका ट्रिप। ये जो दूसरी एक वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, ये इसका जो है फ्रंट पेज है। आप इसके अंदर फिर जो है वो अपने टॉपिक डाल के सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना चाह रहे हैं हम? ट्रिप इज अ मेडिकल डेटाबेस स्मार्ट फास्ट टूल फॉर टू फाइंड हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च एविडेंस। ठीक है जी, एविडेंस बेस्ड स्टडी है। यहाँ पे भी हम डायबिटीज डाल के देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें सारे इंटरनेशनल जो भी आर्टिकल्स हैं उनके हवाले से आपको पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, अब उनको अगर आप चेक करना चाहें, हर के नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास जो है, अगर आप यहाँ पे मतलब लेना चाह रहे हैं, ये आर्टिकल्स की डिटेल आ रही है, देखें। देखिए, प्राइमरी रिसर्च 46,168 जो रेफरेंसेस हैं वो मौजूद हैं। ऑनगोइंग सिस्टमिक रिव्यूज जिन पे भी काम चल रहा है वो 656 है। ऑनगोइंग क्लिनिकल ट्रायल्स 25,978 है। और उसके अलावा पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स यहाँ पे 81 है, ब्लॉग्स 236 है, ई टेक्स्ट बुक्स जो है वो 3,147 बुक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। कंट्रोल ट्रायल्स 8,185 इनकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। क्लिनिकल Q&A 186 है। प्राइमरी रिसर्च की प्राइमरी रिसर्च 971, रेगुलेटरी गाइडेंस 190। कनाडा के इतने आर्टिकल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब ये पूरी डिटेल गिवन है, ये इतनी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है जी, ये आप यहाँ से उठा सकते हैं। अब इसको आप देख लें अगर, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये फुल टेक्स्ट आर्टिकल अवेलेबल है इस आर्टिकल का। ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है, यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप इसको क्लिक करके देख लें, ये आपको कितनी चीजें बता रहा है, अभी पता चल जाएगा। अच्छा, ये तो डाउनलोड हो गया है। आपके पास खुला ये आर्टिकल नजर आ रहा है आपको? यस मैम। जी मैम, हाँ, नजर आ रहा है। तो ये आर्टिकल डाउनलोड हो गया है। क्या है ये? एक मेरे ख्याल में छोटी सी बुकलेट है। हाँ, बुकलेट है ये। ठीक है,
यानी इससे रिलेटेड डोजियर है ये, किसी कोई स्टडी प्लान की गई है उसके हवाले से ये डोजियर बनाया गया। तो ये उस तरह की चीज, तो हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको इधर इस आर्टिकल मतलब इस वेब पेज पे। एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन भी इस जगह से आपको मिल सकती है। टू स्टार्ट विद इनिशियल चीजें आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, अच्छा ओपन ग्रे। अच्छा ये एक और डेटा बेस है ओपन ग्रे। यहाँ पे अगर आप देखो तो इधर आपको ई बुक्स, जर्नल्स, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, अदर लाइब्रेरीज, इनके थ्रू भी आपको इसमें से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सर्च कर लीजिए, वेब सर्च। अच्छा इसको कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे आई थिंक इसमें जो है वो रजिस्टर होने की जरूरत है, या स्टूडेंट पोर्टल बनाएंगे। एज ए स्टूडेंट अपना पोर्टल बनाना होगा, उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। या यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस आ रहा है तो इनसे कॉन्टेक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं, लाइब्रेरियन से लाइव चैट भी कर सकते हैं कि जो है हमें क्या डिटेल्स चाहिए, क्या है वो आपको बता देंगे कि क्या प्रोसीजर है पूरा। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव होता है, ये आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ये भी सॉल्व कर देते हैं और आपको काफी अच्छी गाइडेंस भी दे रहे होते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है इसमें। फिर इसके बाद है आपके पास सारी मोबिलस, इसमें आपके पास जितनी भी गाड़ियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या उनसे रिलेटेड जो रिसर्च है, एरोस्पेस हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, इंजन हो गए, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। जाहिर सी बात है हम खाली मेडिसिन के लोग तो नहीं रिसर्च कर रहे होते ना, तो बाकी लोगों के लिए भी इस तरह का ये एक बैकग्राउंड इन्होंने दिया है। अच्छा ये क्या है, पाइस इंडेक्स। अच्छा यहाँ पे पूरी जो मतलब इस तरह से कि जो पब्लिक अफेयर्स हो गए या इस तरह की जो चीजें हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, उसके हवाले से रिलीजियस जो जो बैकग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक सोशल साइंसेस के जो लोग हैं उनके हवाले से यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। आप लोगों की काम की आई गेस इसके अंदर मेडिसिन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप टॉपिक्स देख भी सकते हो, अगर आप चाहो तो इन तमाम साइट्स को विजिट कर लेना और आराम से एक एक चीज को व्यू कर सकते हो आप लोग। इसके बाद फिर है आपके पास ओपन एक्सेस वर्चुअल हेल्थ लाइब्रेरी, ठीक है जी। यहाँ पे ओपन एक्सेस कम्युनिटी है, यहाँ पे आप कहीं पे सर्च का ऑप्शन दिया हुआ होगा। अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है, मीडिया सर्विसेज हैं, फिर ह्यूमन साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है। हम मेरे ख्याल है नेचुरल साइंसेज में जाएंगे तो फिर हमें इसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी। हेल्थ साइंसेज होना तो चाहिए इसमें। अच्छा इन्होंने हेल्थ को उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है जैसे WHO में नहीं है, यूनेस्को वगैरह उस तरह की इंफॉर्मेशन है इसमें। बायोस्फीयर प्रोग्राम्स हो गए, इंटरनेशनल जियो साइंस हो गया, इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम्स हैं, वाटर असेसमेंट, मतलब इस तरह की चीजें हैं जो कि अगेन हेल्थ से रिलेटेड है लेकिन मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो आपकी सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो है डिजिटल लाइब्रेरी बाय HEC, ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। इसके अंदर आपको जो तरीका है ये याद रखिएगा किस तरह से जाना है। आप सबसे पहले इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, इंस्टीट्यूट में जाके देखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर में आती है या प्राइवेट सेक्टर में आती है। भाई प्राइवेट सेक्टर में आती है ना आपकी यूनिवर्सिटी? यस मैम। प्राइवेट सेक्टर में आती है। प्राइवेट सेक्टर में आने के बाद सिंध में आती है गालिबन, ठीक है जी। तो सिंध में आने के बाद फिर अब आप यहाँ पे नाम देख लीजिए, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर, ठीक है जी। अब आपके पास ये सारी डिटेल्स आ रही हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कौन है, नेटवर्क सर्वर मैनेजर हैं ये, इनके कॉन्टैक्ट्स आ गए। और ये तमाम की तमाम जो डेटाबेसेस हैं ये आप लोगों के लिए फ्री हैं, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं,
यहाँ पे आप जाके किसी एक भी सेट पे जाके और अच्छे खासे आर्टिकल्स आपको यहाँ पे ओपन एक्सेस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए